आ, हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी मैम, एक्चुअली मेरा भी नेटवर्क। अब मैं कंक्लूड करने जा रही हूँ हाँ अपना 1, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैंने अभी जितनी चीजें बताई हैं ये एनसी केसेस में क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाने के लिए बताया गया है। उसमें कुछ आप लोगों ने खुद बताया है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अब आप उसको लिस्ट कर दीजिए कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन उसमें आएंगे। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अभी मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया ना, आप लोगों को बताया कि एएनसी में हम क्या क्या स्क्रीनिंग करते हैं, कब करते हैं। तो आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा और करते भी तो है सब। आप लोग सब कुछ करती हैं, सब कुछ आप लोगों ने नहीं बताया है, मैडम ने नहीं बताया, सब आपने बताया है और मैंने सुना है। सब आप लोग करती हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। अब मैडम रूटीन चेकअप करते हैं, जैसे सीबीसी हुआ, यूरिन रूटीन हुआ, ब्लड शुगर हुआ, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, एससीवी, यूएसजी, ये सब चेकअप करते हैं मैडम। वेरी ये सब गुड, चेकअप करते हैं। बहुत अच्छा। तो सब चीज आप लोगों ने हॉस्पिटल मॉनिटरिंग किया जाता है मैडम, कंडीशन देखने के लिए भी जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ब्लड टेस्ट करते हैं, एचआईवी टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, सिफिलिस के लिए लेवल करते हैं, और इन सब टेस्ट के बाद इन सब टेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ सारी सुविधा मौजूद होनी चाहिए, है ना। हमारे सेंटर पे सारी सुविधा मौजूद होनी चाहिए कि जहाँ भी जब भी जरूरत पड़े तो इमीडिएट उसको किया जा सके। नाउ नील, कैन वी हैंड ओवर टू डॉक्टर अमृता प्लीज। मैम थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। हमारा ये पहला जो स्टैंडर्ड था एएनसी का, जो स्क्रीनिंग था, बहुत अच्छे से आपने समझाया और सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड 2, जो कि है हम लोग डिलीवरी से पहले लेबर रूम में क्या क्या प्रिपेयर्डनेस करना चाहिए, कैसे तैयारी रखना चाहिए। तो ये आपका वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो कि आपको शेयर किया गया था, मैंने किया था और दोबारा से आज भेज दूंगी ग्रुप में। तो आपको पता होना चाहिए लेबर रूम में एंट्री प्रोटोकॉल, मतलब हम जो घुस रहे हैं ना, तो घुसते के साथ सीधा हमको लेबर टेबल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक कर्टेन होना चाहिए, सो दैट कि या तो साइड में रख दीजिए, तो एंट्री जो घुसते के साथ हम लेबर टेबल नहीं देख रहे, घुसने के बाद हम टर्न हो रहे हैं तो देख रहे हैं, या फिर वहां पे आपके पास प्राइवेसी के लिए कर्टेन है जिसकी वजह से हमें लेबर टेबल डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेबर रूम का जो एम्बियंस है, वहां लाइट होना चाहिए अच्छा से, वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए और वो साफ सुथरा होना चाहिए। हैंड वॉशिंग एरिया होना चाहिए आपका, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट सेशन में है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, जो अगला बुधवार को हम लोग करेंगे, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। लेबर रूम का एरिया है, वहां पे न्यू बॉर्न का भी एरिया होना चाहिए, मतलब वार्मर रखना चाहिए वहां पे, जो भी सामग्री हमें रखनी होती है वार्मर में वो रखना है। ट्रेज और किट होने चाहिए। आप सबको पता है बेसलाइन असेसमेंट में मैडम ने बार बार पूछ रहे थे कि और क्या आप लोग रखते हैं, कोई ट्रे बना के रखे हो, कितने ट्रे है, तो हमें ट्रे भी रखने हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि किडनी ट्रे भी क्या अलग ट्रे है या नहीं, क्योंकि बेसलाइन असेसमेंट के दौरान सबका एक आंसर आ रहा था कॉमन सा कि किडनी ट्रे भी एक ट्रे है जिसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो हमें अभी आगे देखेंगे ट्रे और किट कितने होते हैं, क्या रखना चाहिए, और रजिस्टर्ड लेबर रूम का जो है वो कैसा होता है और क्या रखना है। तो मतलब मेरे दिखाने या मेरे बताने से पहले बस संक्षिप्त में आप लोग तुरंत से बता दीजिए, चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए कि लेबर रूम में कितने ट्रे और कितने किट होने चाहिए। नंबर केवल लिखना है, 1 2 3 4 कितने होने चाहिए, एक ही होना चाहिए या 2 होना चाहिए। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी जल्दी। और जो नहीं लिख पा रहे वो बोल दीजिए, 4 5 7 ट्रेस, 2 ट्रे होना चाहिए, बहुत अच्छा, 4 ट्रे होना चाहिए, 2 ट्रे होना चाहिए, जल्दी जल्दी मैम 4 ट्रे होनी चाहिए, 4 ट्रे होना चाहिए, ठीक है। ओके थैंक यू। अभी हम बताते हैं कितने ट्रे होने चाहिए और कितने किट होने चाहिए, तो आप लोगों को क्लियर होगा आप लोगों ने सही जवाब दिया था या गलत दिया था, ठीक है। तो हमारे पास जो लेबर रूम है उसमें 7 ट्रे होने चाहिए और 3 किट होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो अब ध्यान दीजिएगा, किसी एक हॉस्पिटल ने सही कहा था कि 7 ट्रे होना चाहिए था, बाकी सब 5, 4, 2, किसी ने एक ही ट्रे कहा। भाई एक ट्रे में हम क्या क्या रखेंगे, है ना। तो हमें 7 ट्रे होता है और 3 किट होती है। तो ये 7 ट्रे क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हमने शेयर भी करना है अभी तो हम ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है ना। 7 ट्रे क्या क्या है, डिलीवरी ट्रे, एपिसियोटोमी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, इमरजेंसी ड्रग ट्रे, बेबी ट्रे, एमबीए ट्रे, पीपीआईयूसीडी ट्रे, ठीक है। किट में क्या है, तो एग्जामिनेशन ट्रे जो हम किट में लाते हैं उसको एग्जामिनेशन ट्रे कहते हैं, बट वो हमारे एसेंशियल किट्स में आते हैं। पीपीएच मैनेजमेंट किट, सीवियर प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया मैनेजमेंट किट। तो इतने सारे ट्रे और किट है, पर इसमें रखते क्या क्या है आप ध्यान देना, इसमें कहीं हमने किडनी ट्रे नहीं लिखा है, तो इसलिए अगली बार से जब आपका फिर से हम लोग गैप असेसमेंट करेंगे तो बेटा उसमें आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि मैडम किडनी ट्रे भी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 7 ट्रे और 3 एसेंशियल किट्स होते हैं। अभी हम लोग आगे थोड़ा सा झटपट देख लेते हैं क्या क्या है। डिलीवरी ट्रे में हम 2 भागों में बांटे हैं। एक है मेरा, आप देख सकते हैं, एक क्या दिख रहा है, ऑटोक्लेव्ड सेट, है ना, और दूसरा क्या है, कंज्यूमेबल सेट। कंज्यूमेबल मतलब क्या होता है कि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और फिर हम उसको हटा दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव सेट क्या होता है, आप लोग सब करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट को। जस्ट मुझे बता दीजिए, क्या आप लोग कॉर्ड क्लैम्प का, या फिर चलिए छोड़िए, कैथेटर को हम लोग क्या ऑटोक्लेव कर सकते हैं? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक का रहता है, वो गर्म से गल जाए। वेरी गुड, क्योंकि वो गर्म से गल जाएगा, है ना, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं और फिर हम उसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन मटेरियल मतलब इंसानी कचरा बन जा रहा है, वो गीला डस्टबिन में फेंक देंगे, है ना। इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे कहाँ फेंकना है किसको। ऑटोक्लेव से क्या है, जिसमें हम इस चीज को हम स्टेलाइज कर रहे हैं, ऑटोक्लेव कर रहे हैं। जैसे क्या हो सकता है आपका, सीजर हो सकता है, फॉर्सेप्स हो सकता है, कॉटन हो सकता है, कॉटन हो गया, गाउन हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम इन सब चीजों को क्या करें, ऑटोक्लेव करें। तो डिलीवरी ट्रे की जैसा ही जो हमारा 7 ट्रे है ना, 7 ट्रे को हमने 2 भागों में बांटा, एक है ऑटोक्लेव सेट और एक है कंज्यूमेबल सेट। तो आप लोग अपने हॉस्पिटल में बनाइएगा ठीक ऐसे ही, ऑटोक्लेव सेट रहेगा जिसको आप ऑटोक्लेव कर रहे हैं, कंज्यूमेबल सेट रहेगा जिसको कि हम यूज करके फिर डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों की फोटोग्राफ्स हमारे जो बैच एस का ग्रुप है उसमें आप सबको भेजना है। तो डिलीवरी ट्रे में ये सारा चीज आएगा, आपको हम शेयर कर देंगे पिक्चर्स इसके, क्या क्या आर्टिकल आपको रखने, क्या क्या आइटम्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखने। ईपी ट्रे का भी वैसे ही ऑटोक्लेव के लिए अलग है, कंज्यूमेबल अलग है, सबका नंबर्स लिखा है कि अगर ईपी सीजर रख रहे तो कितना रखना है, आर्टी फोर्सेप कितने रखने हैं, ठीक है। मेडिसिन ट्रे ये है। मेडिसिन ट्रे को आप लोग ऑटोक्लेव करने मत डाल दीजिएगा, ठीक है ना, नीचे है, बट हम उसको ऑटोक्लेव के लिए नहीं डाल रहे, इसलिए यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया है। आप देख सकते हो पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, ऑटोक्लेव सेट, कंज्यूमेबल सेट रखा, बराबर। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा डिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप इस ट्रे को ऑटोक्लेव के लिए नहीं डालिएगा। ये हम लोग यूज करते हैं और फिर जो भी घट जा रहा है उसको हम वापस से इसमें भर देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग ट्रे है, ये रहा हमारा बेबी ट्रे। बेबी ट्रे में आपको 2 टॉवल रखना है, ये कॉटन स्वैब रखना है, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ये सारा डिटेल हम आपको भेज देंगे अभी। एमबीए ट्रे और पीपीआईयूसीडी ट्रे भी आपको प्रिपेयर करना है। एग्जामिनेशन ट्रे है का ये लिस्ट है आपका। पीपीएच किट है, जो पीपीएच में भी जो हमारा 3 किट है ना, उसमें पीपीएच के लिए हम ऑटोक्लेव्ड सेट अलग बनाएंगे और कंज्यूमेबल अलग बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारा एक्लैम्शिया, सीवियर प्री एक्लैम्शिया एंड एक्लैम्शिया किट है। तो आप लोगों को जो टास्क मिलेगा इस स्टैंडर्ड से, पहला स्टैंडर्ड का जो टास्क होगा, दूसरा स्टैंडर्ड 2 का जो टास्क होगा, जो आपको करके जमा करना है या फिर भेजना है ग्रुप में हमें, वो हम सेशन के एंड में बताएंगे। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड 2 लेबर रूम प्रिपेयर्डनेस। आपको लेबर रूम में ये 7 ट्रे और 3 किट बना के रखने हैं, ठीक है, नाम के साथ, नंबर के साथ, इतना है। और घट रहा है तो उसको फिर वापस से आप जो भी सामान जितना भी अमाउंट में घट रहा है उसको आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे स्टैंडर्ड नंबर 3 में, जो कि है गर्भवती महिला का जांच हम लोग को कैसे करना है एडमिशन के दौरान। तो ये जो स्टैंडर्ड 3 है, हमारे बीच अभी रिस्पेक्टेड डॉक्टर अमृता मैम है, तो वो ये स्टैंडर्ड आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए वो ये स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करेंगे। अमृता मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू नील।
Thank you. Hello everybody, good evening. और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप कहीं बाहर हैं तो प्लीज म्यूट में ही रहिएगा। मैम प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ, तो क्या चल रहा है, आप लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया? बस हम लोग एक बार उसको फास्ट रिव्यू करते हैं। नील आप स्लाइड चेंज कर दे। मैं बस इन लोग को यूं ही रफली बोलना चाहूंगी कि एंटीनेटल केयर में आज आप लोगों ने सब कुछ जाना समझा कि कैसे पेशेंट के आने पे हम हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री लेने में उसकी मेडिकल हिस्ट्री से लेके सर्जिकल हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बच्चे कितने हैं, डिलीवरी हुई कैसे है, नॉर्मल या ऑपरेशन, और सर्जिकल हिस्ट्री में कि अगर उसको सिजेरियन बच्चे हुए हैं तो वो एक हिस्ट्री तो है ही, वरना यूट्रस के ट्यूमर्स के और भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उन सब की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए जब हम लोग पेशेंट को टेकअप करते हैं। और फिर हम लोग को ये पक्का कंफर्म करना चाहिए कि उसकी प्रेगनेंसी का क्या ड्यूरेशन है। सपोज करिए पेशेंट हमारे यहाँ आई रात में, बहुत हमको बच्चा होने वाला है और हमको दर्द हो रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि उसको दर्द अगर हो रहा है तो डिलीवरी का उसका समय कौन सा चल रहा है, तो उसकी जेस्टेशनल एज क्या है, और जेस्टेशनल एज करेक्टली कैसे जानते हैं। कोई भी हॉस्पिटल मुझे आंसर करके बताए कि जेस्टेशनल एज देखने के क्या क्या तरीके, या कंफर्म रात में 12 बजे पेशेंट आई है तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि वो कितने दिन की प्रेगनेंसी है। वरदायनी हॉस्पिटल प्लीज बताएं। एलएमपी से मैडम, और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से। ठीक है, एलएमपी से आप बताएंगे। एलएमपी से आप कैसे जोड़ते हैं कि कितने दिन का बच्चा है? महिला ने कहा कि मेरा 1 जनवरी को मासिक आया था और वो रात को 12 बजे आई, 21 सितंबर की रात में 12 बजे आई है। उसने कहा मेरा 1 जनवरी को मासिक आया था, 1 जनवरी 2021, तो उसका ईडीडी आप कैसे जोड़ोगे? हम 15 दिन पहले मैडम बैठ करना पड़ेगा, 15 दिन पहले इंक्लूड करेंगे। मैम 3 हॉस्पिटल्स ने हैंड रेज किया है, आनंद लोक ने किया है, जीवन ज्योति ने किया है, छपरिया हॉस्पिटल ने हैंड रेज किया है। आप बताइए, आनंद लोक से शुरू करते हैं। और आज तक की डेट का टोटल डे काउंट करके डिवाइड बाय 7 करते हैं। नहीं, वो सब नहीं बताओ मुझे इतना बताओ कि 1 जनवरी 2021 को उसका मासिक लास्ट आया था, तो अब उस हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है? मैम 2021 लेके 7 अक्टूबर 2021। हाँ, 8 अक्टूबर, 8 आएगा, 7th नहीं, तो ठीक है, वो 21 सितंबर को आई, तो ऑलमोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है वो। और फिर आप उसके अल्ट्रासाउंड के रिकॉर्ड से कंफर्म करेंगे कि वाकई वो टर्म है या नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा मिला है कि पेशेंट ने डेट कुछ और बताया हो और डिलीवरी की डेट उसकी कुछ और हो? ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? कैसे, क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं? कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, खैर अभी वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कई बार जिन महिलाओं को मासिक रेगुलर नहीं आता है, जिनको मासिक चढ़ के आता है, उनका बच्चा देर से रुकता है, तो ये सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड से कोरिलेट करनी पड़ेंगी। फिर पेशेंट का आपको धड़कन देखना बहुत जरूरी है। धड़कन चाहे आप आले से देखें या फिर आपके पास फंक्शनल जो डॉपलर होता है उससे आप देखें और धड़कन नोट करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात क्या है एग्जामिनेशन में, उस इमरजेंसी में आप उसका ब्लड प्रेशर जरूर असेस करेंगी। मान लीजिए उसका ब्लड प्रेशर 160/100 आया, अब आप क्या करेंगी? आनंद लोग उत्तर दीजिए। एंटी हाइपरटेंसिव आप सीधे दे देंगी? मैम एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं और देखते हैं पेशेंट को, कई बार पेशेंट को सीजर भी आते हैं, तो वो भी देखना, चेकआउट करना पेशेंट को सीजर तो नहीं आ रहा है।
हाँ, नहीं तो अभी तो फिट्स मैंने बोला ही नहीं, मैंने बस ये बोला कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है। मुझे लगता है कि आपकी ड्यूटी ये भी बनती है कि आप अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करें, ठीक है। हाँ, 160/100 ब्लड प्रेशर ऐसा है कि मैडम को जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको अनट्रीटेड छोड़ दें, लेकिन उसको आपको मैडम को इन्फॉर्म करना, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। फर्दर मोर पेशेंट ये भी कहते हैं कि प्रीवियस कोई एंटी हाइपरटेंसिव पे पेशेंट है तो नहीं। जी बिल्कुल सही। तो वो तो आपने एंटीनेटल रिकॉर्ड देखा और इसको समझा और जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया। इम्पॉर्टेंट अब ये आज के इस कोविड एरा में और स्पेशली जब इतने सारे वायरल इन्फेक्शन हमारे वातावरण में है, तो टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। अदरवाइज भी टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस है। तो कोई बता सकता है कि अगर किसी का हाई टेम्परेचर है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? बहुत ज्यादा हाई फीवर होने में आपको मदर को तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे ही, बच्चे को भी प्रॉब्लम्स आते हैं। और कई बार 100 टेम्परेचर अगर हो तो आईयूडी तक हो सकता है, ठीक है। और कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। वायरल फीवर किसी ने चैट बॉक्स में डाला है, तो ये कोविड वगैरह सारे हम लोग ये वायरल इन्फेक्शन ही कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी का टेम्परेचर हाई है तो आपका ये जानना भी जरूरी है कि कितने दिन से उसको टेम्परेचर है और उसको उसके साथ एसोसिएटेड कोई और प्रॉब्लम है अथवा नहीं है। क्योंकि कई बार इमरजेंसी में हाई ग्रेड फीवर के साथ हम लोग के पास जॉन्डिस के भी पेशेंट्स आते हैं, हेपेटाइटिस, एक्टिव हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस ए के भी पेशेंट्स आते हैं। और ये पेशेंट्स अगर रात में इग्नोर किया गया या डिलीवर कर गए, जॉन्डिस हमने नहीं चेक किया और अकॉर्डिंगली नहीं मैनेज किया, तो ये पेशेंट्स को फिट्स तो आना ही आना है, कई बार कोमा में चले जाते हैं, हेपेटिक कोमा में चले जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपको मदर का ब्लड प्रेशर तो देखना ही है, अनीमिया आप लोग देखते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हम लोग मिस करते हैं, वो है जॉन्डिस और बदन की सूजन या पेशेंट की सांस कैसी चल रही है। ब्रेथलेसनेस एक इतना इम्पोर्टेंट साइन है, सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर से आपको नहीं ज्ञान हो सकता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा है कि नहीं। आप वो सांस कैसे ले रही है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार मरीज स्ट्रेन करके अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर वो आपको स्ट्रेन करता हुआ दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, हांफता हुआ दिख रहा है, तो भले ही उसका SpO2 100% है, लेकिन आप इस चीज को अपनी संज्ञान में लेंगे, अपनी जानकारी में लेंगे और उसको नोट करेंगे कि पेशेंट ब्रेथलेस है। एक बार आला लगा करके समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। नहीं समझ में आता है, पेशेंट ब्रेथलेस है, इंफॉर्मेशन टू योर कंसल्टेंट इज द फोरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू डू। आपको अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करना है। कई बार आप लोग को लगता है कि आप लोग डिलीवरी देख रहे हैं, बहुत सालों से करा रहे हैं, लेकिन ये चीजें मिस हो जाती हैं। अनीमिया के साथ किसी की सांस फूल रही है तो ठीक है, नहीं तो कई बार जॉन्डिस के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट या किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है, वो पेशेंट स्ट्रेन करते रहते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न डॉक्टर तक नहीं पहुंचती है जब तक कि पेशेंट बिल्कुल सीरियस ना चला जाए या ना हो जाए या हार्ट फेलियर में ना चला जाए। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नील प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ, अप्रोच टू मदर इन लेबर, ठीक है। तो ठीक है, पेशेंट लेबर पेन में आई है तो मुख्य कंप्लेन ऑफ कोर्स उसकी पेन ही होगी, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड और क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट लेबर में है तो उसको और क्या हो रहा है, ये कोई बता सकता है कि लेबर में पेशेंट को और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? छापड़िया हॉस्पिटल प्लीज आप बताएंगे, जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई दे रहा है यहाँ पे।
बहुत दिक्कत हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। हाँ, उसको डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग वाइट हो डिस्चार्ज सकता आता है या ब्लीडिंग वगैरह जो होती है, लेबर पेन भी आती है पेशेंट, तो ये जी। देखना रहता है मैडम। हाँ, नहीं वो तो आपको देखना है पेशेंट की। पहली बात तो ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, और ये आप लोग को हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी पेशेंट आता है, हम लोग के अंदर खास तौर से हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन की। हम लोग जल्दी किसी से बात नहीं करते हैं। हमारे अंदर ये लगता है कि ओह, हम अपना काम कर रहे हैं, इतनी रात को हम जग रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो हमारी ड्यूटी है, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना, उसका कॉन्फिडेंस गेन करना और उससे बात करना। पासवर्ड अगर पता नहीं, प्लीज कोई अपना, नील प्लीज आप देखें कोई बीच में बात कर। मैम प्लीज कंटिन्यू, आई म्यूटेड। हाँ, म्यूटेड, ओके फाइन। तो कंफर्टेबल फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये नहीं कि मरीज आया और आपने फटाक से उसको बीपी कफ बांधा और उसको पीवी करना शुरू कर दिया। पीवी सबसे आखिरी चीज होना चाहिए जो आपको करना है, बिकॉज पीवी में अक्सर जो पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और पेशेंट डरता है, अनलेस कि पेशेंट ये ना कहे कि कुछ बाहर आ रहा है। वो पेशेंट खुद बताएगा कि कुछ बाहर आ रहा है, तो भाई हाँ, आपको सबसे पहले हाँ, हम बोलते बोलते ही आप उसको एग्जामिन करें कि हाँ मैं देखती हूँ, कहीं नाल ना आ रही हो, बच्चे का हाथ ना आ रहा हो, बच्चे का पैर ना आ रहा हो। इस तरह से कुछ बोलते बोलते आप काम करें, पेशेंट को बात करके कंफर्टेबल और उसकी प्राइवेसी को इंश्योर करें। कभी पेशेंट को ये ना लगे कि आपने उसको फटाक से सबके बीच में एक्सपोज कर दिया, फिर पेशेंट ने अपना पैर हटाना शुरू किया अपने को प्राइवेटली बचाने के लिए कि भाई हम किसी के सामने एक्सपोज नहीं हो रहे, तो फिर आपने उसको थोड़ा रफली पैर अलग किया। कभी मैंने देखा है अक्सर स्टाफ, मतलब कई जगह मैंने देखा रफली और थाई पे या पैर पे उसको हिट करने की जो एक आदत होती है, ये सभी आदतें हम सबको छोड़नी होंगी, और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल आप फील कराएंगे तो आप देखेंगे जब पेशेंट एंशियस नहीं होगी, घबराएगी नहीं, तो वो आराम से डिलीवर करेगी और उसके पेल्विक मसल्स वगैरह ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे, तब डिलीवरी बहुत इजी हो जाएगी। और पेशेंट अगर घबराई हुई है, आप उसके साथ रफ हैं, तो आपके साथ कुछ कोऑपरेट नहीं कर पाएगी, और आपके और उसके बीच का जो एक दूरी है, एक कम्युनिकेशन गैप है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो असेस आप पेशेंट को करते हैं, आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। फटाफट मैं बस बोल दूंगी कि आपको उसकी ऑब्स्टेट्रिकल कितने बच्चे, उसका मासिक कब आया, उसके बच्चे कितने हैं, उसकी डिलीवरी कैसे हुई, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसके घर में माता पिता को कोई बीमारी, लेबर में तो ये पूछने का टाइम नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी। और एग्जामिनेशन में आप उसका टेम्परेचर देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, पल्स, एनीमिया, जॉन्डिस, ये सारी चीजें देखेंगे, और फिर आप उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फैमिली हिस्ट्री पे बात आती है तो बिल्कुल हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को फीवर है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस भी रूल आउट करना पड़ेगा, मलेरिया रूल आउट करना पड़ेगा, और जो वायरल इन्फेक्शन इस समय फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, वो तो करना ही करना है। थैलेसीमिया की भी हिस्ट्री महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया की, तो बहुत चांसेस होते हैं, 25% चांसेस होते हैं कि पेशेंट थैलेसीमिक हो, और उसके बाद चांसेस होते हैं कि बच्चे भी थैलेसीमिक हो। फिर परिवार में अगर जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री है, या कोई बनावटी दोष की, या ब्रेन के डेवलपमेंटल डिफेक्ट की, मेंटली हैंडीकैप होने की, या कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट की, तो वो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, और उस लिहाज से आपको देखना होता है। पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब डॉक्टर साधना गुप्ता और मैडम किरण आप लोग को बता चुकी है। जॉन्डिस मैंने अभी आपसे बात किया, और आर्थराइटिस वगैरह के लिए कुछ वाइब्रेशन आ रहा है नील? यस मैम, आई एम आल्सो फीलिंग दैट व्हेन आई डोंट नो किसका ऑन है। एनीवे
फिर आपको पेशेंट तो लेबर में हो सकता है उतना ना बता सके, पर्चे आपको ध्यान से देखने होंगे। अगर रेगुलर एंटीनेटल चेकअप की पेशेंट होती है तो अगर वो किसी दवा से एलर्जिक है तो पेशेंट बताती है। आजकल पेशेंट काफी कॉन्शियस हो गए हैं, हम ही लोगों को पेशेंट्स बताते हैं मैडम हमको पेंटोपेराजोल से एलर्जी है, हमको एक बार पेरिनॉम से एलर्जी हो चुकी है। कोई बता पाएगा पेरिनॉम से किस तरह का रिएक्शन होता है? उल्टी की दवाइयों से क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, कोई बता पाएगा क्या? छापड़िया हॉस्पिटल, उल्टी की दवा से बहुत कॉमन है और ये आप लोगों के पास इमरजेंसी में आएगा तो मैम, घबराइएगा नहीं। जीवन ज्योति ने हैंड रेज किया, शायद वो बताना चाहते हैं। हाँ बताएं, बताइए प्लीज। मैम वो हाथ पैर पे या पेट पे दौरे पड़ जाते हैं, खुजली होती है उससे। रेड बिल्कुल रेड। नहीं बेटा, वो तो कोई भी ड्रग एलर्जी कराएगी और किसी छापड़िया हॉस्पिटल ने भी हैंड रेज किया, शायद अभी वो बताएंगे। बताइए छापड़िया। बेटा अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ अब बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से सामने आके बोलिएगा प्लीज। घबराहट होती है मैम। घबराहट घबराहट हो सकती है। देखिए घबराहट, रैशेस, ये सब तो उल्टी आना, मिचली, ये सब ज्यादातर दवाइयों से हो सकता है, लेकिन पेरिनॉम या उल्टी की दवाइयों से एक जबरदस्त रिएक्शन होता है जिसको डिस्टोनिया कहते हैं। उसमें अक्सर पेशेंट हिस्ट्री देती है कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, जबान से आवाज नहीं निकल रही है, लड़बड़ाहट हो रही है, और उसको बहुत सीरियस समझ के बहुत घबरा करके पेशेंट्स लेकर के आते हैं। और रात में अगर आपने वो पेशेंट कभी देखा नहीं है, विटनेस नहीं किया, तो आप लोग बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। और उसका बड़ा सिंपल सा इलाज होता है कि आप उसको इंजेक्शन फेनार्गन आईवी लगाएं और पेशेंट 1 सेकेंड में ठीक हो जाता है, लगते लगते ही वो सही हो जाता है। तो डिस्टोनिया इसको कहते हैं और ये बड़ा कॉमन है। और पेरिनॉम जो कि उल्टी का इंजेक्शन है और बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने मेंशन किया। वैसे तो एलर्जीज बहुत सारी हैं और कभी कभी बहुत घातक एलर्जीज भी होती हैं जिनका टाइम रहते अगर मैनेजमेंट सही जगह पे सही समय पे चीजें उपलब्ध नहीं है तो पेशेंट का नुकसान हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। एंजियोन्यूरोटिक इडिमा वगैरह कहते हैं, या सिवियर हाइपर सेंसिटिविटी जो हो जाती है, वो तो एक अलग चीज है। उसमें आपको एड्रेनलिन और आईवी एविल क्लोरफेनारामीन ये सब देना होता है। लेकिन डिस्टोनिया, पेरिनॉम इंड्यूस्ड डिस्टोनिया या स्टेमेटिल इंड्यूस्ड डिस्टोनिया ऐसा चीज है जो मैनेजेबल है और देखने में बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैंने मेंशन किया। तो ड्रग की हिस्ट्री और उससे होने वाले रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं आप उसको लगा के फिर से परेशान ना कर दे। और बाकी उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एलएमपी और उसका रिकॉर्ड तो इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो पुरानी प्रेगनेंसी, ये सारी बातें आप लोग जान गए हैं, लेकिन फिर भी आप इसे जाने की हो, GPALD ये हम लोग जानते हैं, तो कोई बताएगा इसका फुल फॉर्म जी का क्या है? ग्रेविडा। पी के क्या है? ग्रेविडा। नहीं, पी ग्रेविडा हो गया, जी हो गया, पी बताओ। पैरिटी। पैरिटी, वेरी गुड। ए से क्या है? एल से क्या है? लाइफ बच्चे कितने हैं? हाँ, लिविंग चिल्ड्रन। और डी से क्या है? डेट मैम, डेट कितना बच्चा उसका डेट किया है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि ग्रेविडा की कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है पेशेंट, उसको ग्रेविडा कहते हैं। पैरिटी मतलब कितनी बार उसने बच्चे पैदा किए हैं 24 हफ्ते से ऊपर के, जो कि हम लोग एज ऑफ वायबिलिटी मानते हैं। उसके बाद उसने कितने बच्चे पैदा किए हैं वो पैरिटी में गिरे जाएंगे। और उससे कम के बच्चे अगर डिलीवर किए हैं तो, अगर 24 हफ्ते से नीचे बच्चे उसके डिलीवर हो गए हैं तो वो किस उसमें आएगा कैटेगरी में? अबॉर्शन। एबॉर्शन में। वेरी गुड, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और लिविंग चिल्ड्रन है। और फिर पहला, मान लीजिए वो कहती है कि पहला बच्चा हमारा डिलीवरी में 5 मिनट बाद एक्सपायर कर गया या तुरंत एक्सपायर कर गया, तो वो सब का इम्पोर्टेंस है, आपको उसको
नोट करना है। इसका मतलब आप समझेंगे कि हाँ, डिलीवरी के कॉज से या किसी नेग्लेक्ट से या मेकोनियम एस्पिरेशन से या किसी भी वजह से बच्चा एक्सपायर हो सकता है। तो डिलीवरी नॉर्मल हुई है या ऑपरेशन से हुई है, डिलीवरी कहाँ पे हुई है, जब बच्चा पैदा हुआ था तो वो पूरे दिन का था या प्री मैच्योर था, या उसका आउटकम क्या हुआ, वो बच्चा कैसा है, वो बच्चा स्वस्थ है अथवा नहीं, चलना बोलना, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। ऐसा ही नहीं कि हाँ बच्चा नॉर्मल नीचे से पैदा हो गया, उसके बाद वो बिस्तर पे पड़ा है, या वो होशियार नहीं है, या वो ठीक से चल नहीं पाता है, कुछ ऐसा उसके साथ ना हुआ हो। सीपी आप लोग समझते होंगे, सेरिब्रल पैल्सी, इस तरह के भी बच्चे होते हैं जिनको डिलीवरी के दौरान हाइपोक्सिया होता है या पेट के अंदर हाइपोक्सिया होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए, पूछनी चाहिए। उसके बाद डिलीवरी के बाद मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था, या बच्चे को जॉन्डिस की हिस्ट्री या उसके बाद कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री, न्यूमोनिया वगैरह, दूध उसको कैसे पिलाया गया, उस समय माँ ने ब्रेस्ट फीड कराया नहीं कराया, ये सारी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कई बार बच्चा ठीक ठाक पैदा होता है और घर से जा करके फिर न्यूमोनिया लेकर के आके भर्ती हो जाता है। उसका क्या कारण है? बॉटल फीडिंग शुरू हो जाती है घर जाते ही, ब्रेस्ट फीडिंग हमने ठीक से उसको काउंसिल नहीं किया, मदर ने ठीक से फीड नहीं कराया, बोतल से दूध पिलाने लगी, और ये सारी चीजें इम्पॉर्टेंट होती हैं। और फिर डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से कोई ऑपरेशन बाद में करना पड़ा, सिजेरियन हुआ अथवा नहीं। कई बार सिजेरियन के बाद भी एब्डोमेन रीओपन होने की हिस्ट्री आती है, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए रहते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कि बाद में पस पड़ गया या कलेक्शन हो गया। बहुतेरी चीजें हैं जो होती हैं, और अच्छे सेंटर्स पे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, छोटे सेंटर्स पे भी होते हैं। तो हर चीज की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। मैम हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हाँ ठीक है, लेट्स बी क्विक। यस ये एक्चुअली ये सब रिपीटेशन था बाबू, तो मैं समझ नहीं आई। तो एंटीनेटल कार्ड में आपने सब देखा, उसका आपने देखा कैल्शियम खाया कि नहीं, आयरन खाया कि नहीं, उसने टिटनेस की सुई ली है कि नहीं, स्वाइन फ्लू रेगुलर विजिट्स किए हैं कि नहीं, और दवाइयां क्या चल रही थी, या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक मैम दिस वी हैव कंप्लीटेड। या ये रिपीटेशन ही हो रहा है। हाँ सॉरी, एक मिनट, उसी स्लाइड पे चलो। तो आपने एलएमपी कैलकुलेशन से तो देख लिया, अल्ट्रासोनोग्राफी भी आपने देख लिया, फंडल हाइट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम अभी एग्जामिनेशन की ही बात करते हैं। तो फंडल हाइट का क्या मतलब होता है? एग्जामिन पेट को आप कैसे एग्जामिन करते हैं, कोई बताएगा जल्दी? चलो मैं ही बताती हूँ, टाइम कम है। ठीक है, पेशेंट को आप लेटा देते हैं, रिलैक्स्ड रखते हैं, और उसको सीधा पैर फिलहाल शुरू में सीधा ही रखते हैं, सीधा रख के पैर, तब आप उसकी फंडल हाइट देखते हैं। लेकिन जब आप फंडल हाइट देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको देखना है कि उसने यूरिन पास किया है कि नहीं। क्यों? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यूरिन अगर ब्लैडर फुल है, अगर ब्लैडर आपका फुल है तो पेशेंट का फंडस, जब ब्लैडर ऊपर जाएगा तो वो यूट्रस को और ऊपर पुश कर देगा। तो ब्लैडर अगर फुल है तो हमको फंडल हाइट जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा पता लगेगी। तो जैसा कि आपको नील ने बताया कि आपके लेबर रूम में क्या क्या ट्रे होनी चाहिए, तो एग्जामिनेशन की जगह पे भी आपकी एक प्रॉपर एग्जामिनेशन ट्रे होनी चाहिए जिसमें स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स इत्यादि होने चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, कर्टन होना चाहिए, और आपको पेशेंट को यूरिन करा करके लेटाना है। और अगर पेशेंट को इतना पेन है या कोई डिस्कम्फर्ट है, यूरिन नहीं पास कर सकती है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे स्टेराइल K90 कैथेटर से उसका ब्लैडर एम्प्टी करके तब उसका एग्जामिन करना है, और उसको कंफर्टेबल रखना है। पहले पार्शियली फ्लेक्स करके अपना पैर, वैसे आप उसको देख सकते हैं। पेशेंट को हमेशा दाहिनी तरफ से ही एग्जामिन करता है एक राइट हैंडेड पर्सन, और पेशेंट से आपको बात करते करते एग्जामिन करना है। ठंडक की रातों में आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ वार्म रहें,
क्योंकि अगर आपने ठंडे हाथ से रखा तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। आपके खुद के हाथ भी क्लीन होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो आपके एग्जामिनेशन क्या क्या करेंगे आप? पेशेंट के पेट पे देखेंगे कि उसका पेट कैसा है, ओवर डिस्टेंडेड है, छोटा है, जो वो समय बता रही है उससे करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। कई बार पानी वगैरह गिर जाता है तो यूट्रस को जिस साइज का होना चाहिए उससे छोटा दिखता है। अगर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में या सिवियर पेन में जा रही है तो उसका यूट्रस का शेप कुछ और दिखता है। और नीचे की तरफ एक तो पेट का उसका ऊपरी हिस्सा होता है फंडस जिसको कहते हैं, नीचे जहाँ लोअर सेगमेंट होता है वहां पे भी फूला हुआ दिखता है। आपको ये भी देखना है कि कोई उसका पुराना स्कार है, अगर ऑपरेशन स्कार है तो पेट पे देखना होगा, या कोई अन्य स्कार भी हो सकता है। और स्वेलिंग, एबनॉर्मल कोई स्वेलिंग तो नहीं है। कई बार बच्चे के साथ ट्यूमर्स वगैरह होते हैं जो आपको देखना होता है। पैल्पेशन में 4 ग्रिप्स होते हैं। पैल्पेशन मतलब ये तो इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन का मतलब होता है अपनी आंख से देखना। पैल्पेशन का मतलब होता है पेशेंट को फील करके, टच करके देखना। और ऑस्कल्टेशन आप समझ सकते हैं कि आले से देखना, और स्टेथोस्कोप से जब आप देखते हैं तो उसको ऑस्कल्टेशन कहते हैं। पैल्पेशन के लिए 4 ग्रिप्स होती हैं। पहली ग्रिप होती है फंडल ग्रिप, दूसरी होती है लेटरल ग्रिप, और बाकी 2 पेल्विक ग्रिप्स होती हैं, पेल्विक ग्रिप 1 और पेल्विक ग्रिप 2। फंडल, नेक्स्ट प्लीज। फंडल ग्रिप में ये देखिए फंडल हाइट आप देखें पेशेंट का, तो ये आप पेशेंट को जो एग्जामिन कर रहे हैं डॉक्टर या स्टाफ नर्स जो भी देख रहे हैं, आप पेशेंट का राइट साइड है आप उसको समझे, उधर राइट साइड में है डॉक्टर, और उनका जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ है, फंडस की तरफ है, और राइट हैंड जो है वो लेटरल साइड में सपोर्ट कर रहा है। तो फंडल ग्रिप मैंने उस समय पहले बोला था, पेशेंट का पैर सीधा होना चाहिए फंडल हाइट देखने के लिए। तो मदर के लेग को सीधा करना है। और अल्नर बॉर्डर मतलब जब ये आपका पंजा है ना, ये पंजा है, ठीक है। आप जब धड़कन देखते हो किसी पेशेंट की तो आप यहाँ पे पैल्पेट करते हो, ठीक है। इसको रेडियल आर्टरी का पैल्पेशन कहते हैं। अंगूठे की तरफ आपके रेडियल आर्टरी होती है और यहाँ पे आप पैल्पेट करते हो, तो ये रेडियल साइड होता है। और इसके ऑपोजिट का जो ये साइड होता है ये अल्नर साइड होता है, इसको अल्नर बॉर्डर कहते हैं, ये रेडियल बॉर्डर होता है। तो बस ये जो अब ऐसे इस भाषा में लिखा है कि अल्नर बॉर्डर है, तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज जो है ये फंडस पे डॉक्टर ने रखा हुआ है इस समय। तो ये अल्नर बॉर्डर का उन्होंने ऊपर रखा है। जिफी स्टर्नम, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जिफी स्टर्नम जो होता है, जो बीच की हड्डी होती है, सीने की जो हड्डी होती है, दोनों तरफ आपकी पसलियां होती हैं और बीच में एक मोटा सा जो हिस्सा होता है उसको स्टर्नम कहते हैं। तो उस बोन का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा छोटा सा होता है वो जिफी स्टर्नम होता है। तो वहां से शुरू करते हैं आप एग्जामिन करना, मतलब अपर मोस्ट पार्ट से। नील आप पॉइंटर को अल्नर बॉर्डर के पास रखें, हाँ। तो वहां वो जिफी स्टर्नम मतलब चेस्ट के साइड से नीचे आते हैं, तो वो अल्नर बॉर्डर को जो सबसे ऊंचा एरिया होता है उस पे रखा है उन्होंने अल्नर बॉर्डर, और फिर उससे असेस करने की कोशिश करते हैं और फंडस को जानने की कोशिश करते हैं। फंडस जानने के लिए नील आप एरो नीचे लाइए, सबसे नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस वाली एरिया पे। ये जो हड्डी नीचे की होती है ये प्यूबिक सिम्फिसिस का एरिया होता है, और जहां पे डॉक्टर का हाथ है वो जिफी स्टर्नम का एरिया होता है, और बीच में जो गड्ढा दिख रहा है ये अम्बलाइकस होता है, राइट। अब आप पेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, नाभि के नीचे वाला हिस्सा और नाभि के ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर, राइट। अब नाभि के नीचे वाले हिस्से को भी हम 3 भाग में बांट लेते हैं, 3 इक्वल, 1/3 1/3, राइट। और ऊपर वाले भाग को भी 3 हिस्से में। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन इसको देख के अभी आपको ये अंदाजा लगेगा कि नाभि के नीचे का हिस्सा 3 भाग और नाभि के ऊपर का हिस्सा 3 भाग। नेक्स्ट प्लीज। देखिए अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो नीचे वाली हड्डी है 12 वीक्स वहां पे रखो, 12 वीक्स पे आना,
हाँ, तो ये वो वाली हड्डी है प्यूबिक सिम्फिसिस जिसको हम कहते हैं। जब आप एग्जामिन करेंगे तो आपको एक हार्ड हिस्सा जहां एब्डोमेन आपको खत्म होता मिलेगा वो होता है प्यूबिक सिम्फिसिस, और जहां चेस्ट खत्म होता है उसको हम कहते हैं ज़िफिस्टर्नम वाला एरिया। देखिए वहां एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, जहां 36 वीक है वहां एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो ज़िफिस्टर्नम है। तो नाभि जहां पे 24 वीक्स है वहां नाभि है। तो अब आपने 3 हिस्से में बांटा, यानी 12 से 16 हफ्ते का है, फिर 16 से 20 हफ्ते का है, और नाभि में नाभि का लोअर बॉर्डर जो होता है वो 22 हफ्ता होता है, नाभि का अपर बॉर्डर जो होता है वो 24 हफ्ता होता है। तो इस तरह से हम लोग एक तिहाई में बांटते हैं। ऐसे ही 24 हफ्ते से आप ऊपर ज़िफिस्टर्नम पे जाएंगे तो 36 हफ्ता हो गया, और एक तिहाई करके बांटेंगे तो 28 हफ्ते पे एक हिस्सा आएगा और 32 हफ्ते पे एक हिस्सा आएगा। तो इस प्रकार से हम अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा कितने हफ्ते का हुआ। हम इसको मेजरमेंट टेप से भी नाप सकते हैं। 12 हफ्ते के बाद से अगर हम मेजरिंग टेप को यूट्रस के टॉप तक ले जाए तो 1 सेंटीमीटर पर वीक के हिसाब से ग्रोथ होती है। तो इस तरह से आप एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट को, और एग्जामिन करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट का फंडल हाइट कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की हो सकती है। मैम हमारे पास एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, मंजूषा ने भेजा है कि मैम डज स्मॉल फंडल हाइट मीन स्मॉल बेबी? क्वेश्चन मार्क। नॉट ऑलवेज, लेकिन हाँ उसको हमें दिमाग में रखना होगा। और मैं यही बताने वाली थी कि मान लीजिए पेशेंट का पानी गिर गया है या पानी कम है, तो कई बार बच्चे की ग्रोथ पिछड़े या ग्रोथ कम हो रही है, उसके पहले उसका पानी कम होना शुरू होता है, या कई बार बच्चा सब तरह से सही होता है और जेनेटिकली भी वो स्मॉल हो सकता है। तो ऑफ कोर्स फंडल हाइट का कम होना आपको एक इंडिकेटर देगा कि स्मॉल बेबी है, बट नॉट ऑलवेज। पर हाँ अगर हाइट कम है तो आपको कॉशियस हो जाना है, और फिर आपको स्टेप वाइज उसको हर तरह से एग्जामिन करते हुए फाइनली एक उसकी जैसे कि मैंने शुरू में भी बोलना शुरू किया था, आप लोग को LMP के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन कई बार जो LMP होता है उससे थोड़ा लेट बच्चा रुकता है, हम लोग उसको लेट कंसेप्शन कहते हैं। जिन लोगों की प्रोलॉन्ग साइकिल होती है, यानी पीरियड लेट आता है, जिस कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं उनका 2-2 ढाई महीने पे पीरियड आता है, तो बच्चा पिछड़ा हुआ हो सकता है। इसीलिए कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का कोरिलेशन, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का कोरिलेशन, और उसके बाद जब आप फंडल हाइट देख रहे हैं तो उसका कोरिलेशन, इन सब को आप एक साथ जोड़ करके तब असेस करेंगे कि बच्चा वाकई छोटा है, या बच्चा देर से रुका है, या बच्चा बढ़ नहीं रहा है, या उसका पानी कम हो गया है, गिर गया है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख करके तब डिसीजन लेना है, या तब पेशेंट से कुछ बोलना है, या नर्वस खुद होना है, या दूसरे को नर्वस करना है। तो सब चीजें आपको, इसीलिए इतनी चीजें बताई जा रही हैं आपको, क्योंकि 100% आंसर मेडिकल साइंस में किसी भी चीज का नहीं है। सब चीज को एक साथ ले करके, सबको सोच करके तब आपको डिसीजन लेना होना है। हाँ, इसमें क्या एक चैट बॉक्स में है, मैडम प्लीज एक्सप्लेन अबाउट फंडल हाइट इन ट्विन प्रेगनेंसी। हाँ, वेरी गुड। तो फंडल हाइट ट्विन प्रेगनेंसी में ओवर डिस्टेंडेड एब्डोमेन आपको मिलेगा, और हमेशा वो जो वक्त है उससे ज्यादा का फंडल हाइट होगा। तो ये सारी चीजें फंडल हाइट के एग्जामिनेशन में यही सब इम्पोर्टेंस है, डिस्क्रिपेंसीज यही सब होती हैं जिनकी वजह से हम लोग को अल्ट्रासाउंड का सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ
ट्विन प्रेगनेंसी में 2 बच्चे होने की वजह से फंडल हाइट बढ़े, ऐसा नहीं होता। यूजुअली ट्विन प्रेगनेंसी में पॉलीहाइड्रेमनियोस होता है, यानी पानी अधिक से अधिक, जरूरत से ज्यादा होता है। पॉलीहाइड्रेमनियोस भी स्पेशली अगर वो यूनिओवुलर ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जो ये मैंने आपसे बात की थी, आप टेप से भी मेजर कर सकते हैं फंडल हाइट, और 12 हफ्ते के बाद से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वीक आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, तो अभी हम फंडल हाइट की जो बात कर रहे थे, तो उसमें 2-4 एबनॉर्मेलिटीज आपने खुद ही क्वेश्चन पूछ करके वहां तक हम लोग पहुंच गए कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। तो एग्जामिनेशन में हमारे फैलेसीज में एक तो लीकिंग के बाद घटी हुई फंडल हाइट हो सकती है, लेट प्रेगनेंसी के बाद जो पेशेंट ने एलएमपी बताया उससे छोटा बच्चा हो सकता है, या बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, आईयूजीआर बेबी हो सकता है। और अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो बड़ा एब्डोमेन मिलेगा, ओवर डिस्टेंडेड है, और पॉलीहाइड्रेमनियोस है तो भी ओवर डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा। अगर यूट्रस के साथ, यूट्रस में कोई ट्यूमर है बच्चे के अलावा, या कहीं पेल्विक ट्यूमर कोई भी है, तो भी हमको ओवर डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा। तो जो ये एबनॉर्मेलिटीज हैं प्रेगनेंसी की, ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम एब्डोमेन एग्जामिन करते हैं तो ये सब चीजें हमें दिमाग में लेना है। तो पहले तो आपने हाइट देखा कि हाँ कितना जेस्टेशनल एज हो सकता है। अब हमको हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर बच्चा सीधा है तब तो फंडल हाइट करस्पॉन्ड करेगी उसी हिसाब से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर बच्चा बेड़ा हो गया, अगर बच्चा बेड़ा है, तो जो हाइट हम लोग बात कर रहे हैं उससे कम हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको कहते हैं लाई। लाई का मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, मतलब हेड से लेकर के हिप तक या पैर तक का जो उसका एक्सिस है, वो यूट्रस के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर बच्चे का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यूट्रस के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल लाई कहेंगे। अगर बच्चे का एक्सिस वो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यूट्रस ऐसे है और बच्चा ऐसे है, तो हम इसको ट्रांसवर्स लाई कहेंगे। और अगर यूट्रस ऐसे है और बच्चा ऐसे हो गया तो हम इसको ऑब्लिक लाई कहेंगे। तो लाई का मतलब होता है कि बच्चा पेट में किस तरह से लेटा हुआ है, वो सीधा है, वो बेड़ा है, या वो तिरछा है, मतलब वर्टिकल, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक। फिर प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन में बच्चा, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे का कौन सा हिस्सा सबसे नीचे है, यानी जब आप उसको एग्जामिन कर रहे हो, पेल्विक ग्रिप उसकी देख रहे हो, पेल्विक ग्रिप अभी आएगी, बताया जाएगा कैसे देखते हैं। मतलब आप उसका जो प्यूबिक सिम्फिसिस वाला हिस्सा है वहां से आप देख रहे हो, या आप उसकी पीवी कर रहे हो, तो नीचे से जो चीज सबसे पहले फील होगी वो बच्चे का प्रेजेंटेशन होता है। तो बच्चे का सिर पहले आ रहा है, या बच्चे का ब्रीच पहले आ रहा है, या उसका फेस पहले आ रहा है, या माथा पहले आ रहा है, ये सब चीजें आप लोग को 1 बाय 1 पढ़ाई जाएंगी। और इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, कि कैसा बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, कैसे वो आ रहा है। और एंगेजमेंट का मतलब होता है कि बच्चे का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, मतलब बच्चे का हेड अगर आ रहा है तो उसका जो सबसे चौड़ा डायमीटर है, वाइडेस्ट डायमीटर, वो कूल्हे की हड्डी में गया है या नहीं गया है। एंगेजमेंट इज जब जो उसका वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हैज क्रॉस द पेल्विक ब्रिम, तो हम पेल्विक ब्रिम को चेक क्रॉस कर गया है तो हम उसको एंगेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है क्या? चैट बॉक्स में आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। No ma'am, actually they are sending answers. Okay, cephalic presentation. Yes, yes. Right.
तो फंडल पैल्पेशन आप कर रहे हो, फंडल हाइट देख रहे हो, तो आपने देखा कि लाई फंडल हाइट, फंडल ग्रिप से आपको हाइट पता चलती है, जो कि मैंने बताया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता चलता है कि फंडस पे कौन सा पार्ट हो सकता है। अगर कोई चीज कड़ी फील हो रही है, कड़ी और गोल, तो हम ये मानेंगे कि बच्चे का हेड है ऊपर। तब अगर हेड ऊपर है तो बच्चा उल्टा है, यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन है। और अगर हमको हेड के कंपेयर मतलब थोड़ा सा सॉफ्टर और फर्म चीज मिल रही है ऊपर और थोड़ी चौड़ी चीज मिल रही है, तो हम मानते हैं कि ब्रीच है ऊपर। तो दो चीज आप फंडल ग्रिप में जानते हो, एक तो हाइट क्या है और उसपे वहां पे कौन सा हिस्सा बच्चे का उस पे है। तो जो भी हिस्सा होता है उससे हम प्रेजेंटेशन को डिटरमिन करते हैं। मतलब जो ऊपर है उसका ऑपोजिट ही चीज नीचे होगा, और तब हम बताएंगे कि बच्चे का ये प्रेजेंटेशन है। अगर ऊपर हिप फील हो रहा है तो नीचे हेड होने की संभावना है, और तब हम कहते हैं कि फैलिक प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट प्लीज। ये लेटरल ग्रिप है, यानी फंडल ग्रिप था, हमने सबसे ऊपर जिफी स्टर्नम के पास पेट पे हाथ रख के देखा था। लेटरल ग्रिप्स में हम दोनों साइड में देखते हैं और लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का बैक किस तरफ है। तो जिधर बच्चे का बैक होता है वो साइड थोड़ा स्मूथ होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जिधर बच्चे के हाथ पैर और लिम्स होते हैं वो इर्रेगुलर साइड होता है और उसमें थोड़ा सॉफ्ट फ्री एरियाज भी मिलते हैं। और बैक के साइड में आपको एक कर्वेचर सा महसूस भी होता है, और सब तरफ आपको फीटल पार्ट स्मूथ यूनिफॉर्म फीटल पार्ट फील होगा, और ऑपोजिट साइड में आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, बीच बीच में गैप्स मिलेंगे जिधर हाथ पैर होते हैं। और बैक के साइड में ही बच्चे की धड़कन सबसे अच्छी सुनाई देती है। तो जिधर इम्पोर्टेंस इसका सबसे आसान इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि आप बैक को देख के और वहां पे फीटल हार्ट को जल्दी से लोकेट करके सुन लें। नेक्स्ट प्लीज। तो ये पेल्विक ग्रिप है, ये सेकंड पेल्विक ग्रिप है जिसको डीप पेल्विक ग्रिप कहते हैं, जो हम लेटरल ग्रिप में कर रहे थे दोनों साइड में। एक बार आप पीछे जाएंगी नील, इसके भी पीछे। हाँ देखिए, इसमें आप डॉक्टर का पंजा देखिए, डॉक्टर राइट साइड में है और उनके दोनों हैंड्स आप देखिए नाभि के साइड में है। इसमें उंगलियां ऊपर की साइड में फेस कर रही हैं, यानी पेशेंट के चेस्ट की तरफ आपके फिंगर्स हैं। और नेक्स्ट में जब आप पेल्विक ग्रिप सेकंड में आते हैं, अब आप देखेंगे कि उंगलियां जो हैं वो नीचे की साइड में है। तो ये पेल्विक ग्रिप है और इससे हम बच्चे का प्रेजेंटेशन कंफर्म करते हैं। ये सेकंड पेल्विक ग्रिप है, इससे ये आइडिया लगता है कि बच्चे का हेड नीचे गया है या नहीं गया है। ऊपर चले, थर्ड। हाँ, ये फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, इसमें आप जो लोअर हड्डी वाला पोर्शन होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस जिसको कहते हैं, उस पे आप अल्नर बॉर्डर, मैंने आपको बताया था कि ये पंजा है, इधर आप पल्सेशंस फील करते हैं, इधर रेडियल आर्टरी फील करते हैं, ये रेडियल बॉर्डर है और ये अल्नर बॉर्डर है। तो आपने देखा इसमें अल्नर बॉर्डर जो है डॉक्टर का, नील आप उधर अल्नर बॉर्डर पे आप देखें, अल्नर बॉर्डर यहाँ पे ये तो फिंगर्स हैं। हाँ, अल्नर बॉर्डर जो है वो रेस्ट करता है प्यूबिक सिम्फिसिस पे, और थंब और उंगलियों को आप उस ग्रिप में आप प्रेजेंटिंग पार्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एंड यू गेट एन आइडिया कि प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है या ब्रीच है। जो कड़ा होता है वो हेड होता है। हेड हमेशा स्मूथ होगा, राउंड होगा और टेंडर होगा, यानी जब आप उसको ग्रिप करके थोड़ा सा प्रेस करते हो तो पेशेंट को दर्द होता है। तो हेड इज राउंड, क्रिकेट बॉल लाइक, एकदम हार्ड होगा और टेंडर होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो ये वेरियस ग्रिप्स हैं जिससे हम बच्चे के बारे में जानकारी करते हैं। और ये ऑस्कल्टेशन आप देखें, आले से सुना जा रहा है, और आले के दो साइड होते हैं, एक बेल होता है, एक डायफ्राम होता है, और हमेशा जो ऑपोजिट साइड होता है उससे बढ़िया धड़कन
सुनाई देती है। तो ऑस्कल्टेशन, अच्छा फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है, कोई बताएगा? आई थिंक दिखती क्या होगा मैम, सबको दिखा भी होगा, इसके प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ इसीलिए तो मैंने उस समय बोला नहीं, इसीलिए मैंने उस समय बोला नहीं, फिर भी पूछ ले रहे हैं। चलिए 120 से 140 एक एवरेज है और 120 से 160 फीटल हार्ट को हम लोग नॉर्मल हार्ट मानते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप से देखा जा रहा है। फीटोस्कोप भी यूज होता है। फीटोस्कोप आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अब कम दिखता है लेबर रूम में, वो कप जैसा होता है, ऐसा ही कप नहीं ग्लास जैसा होता है, नीचे पतला ऊपर चौड़ा, और पतला वाला साइड जैसे इसमें आप बेल वाले साइड को देख रहे हैं स्टेथोस्कोप के, ये बेल वाले साइड को लगा करके देखा जा रहा है धड़कन। तो उससे सुनो जरा, आला लेके आओ, स्टेथोस्कोप लेके आओ। तो उससे बढ़िया धड़कन सुनाई दे रही है। और ये जो धड़कन का लोकेशन इसमें आप देख रहे हो, वो बच्चे की पोजीशन पे डिपेंड करता है। बच्चा का बैक राइट साइड में हो सकता है, बच्चे का बैक लेफ्ट साइड में हो सकता है, और ये मैंने आपको और अगर बच्चा सीधा है या उल्टा है, इन सब पे धड़कन की लोकेशन वेरी करती है। अभी जो उन्होंने पॉइंट बना के दिखाया है, वो बच्चे का बैक राइट साइड में है, और जो 1/3 और 2/3 की दूरी होती है नाभि और एक लोकेशन बोन का है। अगर हम लोग साथ में होते फिजिकल मीटिंग में तो बहुत अच्छा बता सकते थे, लेकिन एक हड्डी फील होती है साइड में कमर की तरफ, उसको एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन कहते हैं। तो वहां से लेके उसको एक पॉइंट मानते हैं। आप देखें एरो ले जा रही है नील बहुत इंटेलिजेंटली, तो वो वहां से लेके नाभि के बीच में आप 2/3 और 1/3 उसको डिवाइड करते हो, और उस डिस्टेंस पे धड़कन सबसे अच्छी सुनाई देती है। और अगर लेफ्ट साइड में बैक होगा तो इसका ऑपोजिट होगा, मतलब वहां पे जहां एरो है नील का, मुझे स्टेथो चाहिए, अरे तो वहां पे धड़कन सुनाई देगी। और अगर बच्चा उल्टा है तो नाभि के पास धड़कन बहुत अच्छी सुनाई देगी। और बच्चे की धड़कन आइडियली पूरे 1 मिनट आपको सुननी चाहिए, पूरे 1 तो 1 मिनट आप धड़कन सुनेंगे। अगर आले से तो अच्छा है। वैसे ज्यादातर नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल में जहां आप लोग काम करते होंगे, सबके पास डॉपलर है ना? हेलो नील? यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस 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 मैम। हाँ, तो ये लोग बताएंगे कि ये लोग आले से धड़कन देखते हैं या? मैम सबने कहा, आपने डॉपलर बोला, यस मैम लिखा है। हाँ सबका आ रहा है, यस गुड। तो डॉपलर है, लेकिन ये डॉपलर में भी मैंने कई बार देखा है कि लोग फट से लगाते हैं, उस पर डिजिट आ जाती है एक, धड़कन सुनाई दी नहीं सुनाई दी इससे मतलब नहीं होता है, कैसे ही उस पर डिजिट दिखाई दे देते हैं और कह देते हैं 125। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। उसको लगाते ही तुरंत नहीं बोलना है कि क्या धड़कन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जेली लगाते हो तो ये जो उसका प्रोब होता है, जेली लगने के बाद प्रोब एकदम सीधा रखना चाहिए। स्किन के और प्रोब के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर एयर होगी तो धड़कन नहीं सुनाई देगी और रिकॉर्डिंग भी सही नहीं आएगी। और हर रखने के बाद थोड़ा पेशेंटली वेट करिए, फटाफट आपको पोजीशन नहीं चेंज करना है। और उसमें भी आपको धड़कन थोड़ी देर देखना है, क्योंकि कई बार धड़कन में वेरिएशन होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उनको भी आप देखते रहिए कि क्या हो रहा है। ओके, मैं स्टेथोस्कोप आपको दिखाना चाहती थी। ये स्टेथोस्कोप है, इसके 2 साइड्स होते हैं, इसको डायफ्राम हम कहते हैं, और ये वाला साइड जो होता है वो बेल होता है ना? तो नॉर्मली जब पेशेंट का हम लोग हार्ट वार्ट देखते हैं तो इससे देखते हैं, डायफ्राम से बेटर सुनाई देता है, सांस से सुनाई देता है।
और ये जो बेल वाला साइड होता है इससे बच्चे की धड़कन बेटर सुनाई देती है। ठीक है, तो आप देखिए जो इसमें डॉक्टर ने आला रखा हुआ है उसमें बेल वाला साइड है, डायफ्राम पे उनकी फिंगर है और उसको चेंज हम ऐसे करते हैं। ये वाला ट्यूब जब हम यहाँ से ऐसे घुमाते हैं तो किस साइड से आपको बेटर सुनाई देगा ये आपको पता लग जाएगा। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं किया है तो जरूर करके देखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका मॉनिटर खराब हो जाता है और जब मॉनिटर खराब होता है तो आप परेशान होते हो कि आपको धड़कन देखना नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप सब अपने आप को ट्रेन करें और आले से धड़कन सुनने की आदत डालें, अपने आप पे भरोसा करें। नेक्स्ट प्लीज। तो ये धड़कन है, आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल धड़कन 120 से 160 होती है और 24 हफ्ता इसमें लिखा है, लेकिन अगर स्टेथोस्कोप से आपको बढ़िया सुनना है तो 24 के बाद सुनने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट में 28 हफ्ते के बाद बढ़िया सुनाई देती है। अगर धड़कन 120 से कम है और 160 से ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल है और आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन आपको धड़कन पूरे 1 मिनट ना भी सुने, अगर आप इससे क्या नाम बोलते हैं डॉपलर से सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा वक्त देना होगा ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन, कभी 118 आ गया, कभी 180 आ गया, अगर ऐसा फ्लक्चुएशन भी हो रहा है तो भी आपके अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। फिर आपको लेबर रूम में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन देखना होता है। पेट पे हाथ रखिए, फंडस पे हाथ रखिए और थोड़ी देर शांति से महसूस करने की कोशिश करिए कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कैसे हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ड्यूरेशन भी उनका होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी माइल्ड होते हैं कि हाथ के नीचे कोई चीज कड़ी हो रही है पर बहुत कड़ी नहीं हो रही है, और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 20 सेकेंड से कम है या 40 सेकेंड से ज्यादा है, जो 40 सेकेंड्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो अच्छे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और उसके बाद पेशेंट बढ़िया प्रोग्रेस करता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये आपका टास्क है कि आपको एज अ प्रोवाइडर, हेल्थ प्रोवाइडर, आप कैसे एग्जामिन करेंगे। नील, डू वी हैव टाइम फॉर ऑल दिस और वी शुड वाइंड अप? Hello, ma'am, we have to bind up. I will share all the task in this one group, ma'am. तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा कि पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना है और उसके लिए क्या क्या करना है, कितना केयरफुल रहना है। बाकी हिस्ट्री से लेकर के उसके इन्वेस्टिगेशंस और क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो मरीज के एडमिशन के टाइम में आप पर्चे में देखेंगे, ये सब जानकारी आपको दी गई है। एग्जामिन कैसे करना है ये हम लोग ने बताया। आज हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ही देखा। नेक्स्ट टाइम से आप लोग को शायद पीवी वगैरह बताया जाए, बाकी नील बताएंगी कि हमें क्या करना है। थैंक यू नील, थैंक यू किरण जी। मैम बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, एक एक वर्ड, एक एक चीज। ऐसा लग रहा था कि जैसे यू आर डेमोंस्ट्रेटिंग एमबीबीएस स्टूडेंट। क्या करें मैम, कुछ समझ नहीं आया। मैम नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था मैम। मैम मैं ना सभी लोगों से अनुरोध है, चैट बॉक्स एक बार देखिएगा, मैंने एक लिंक शेयर किया है अभी, ठीक है। वो लिंक जो है वो फीडबैक लिंक है, तो आप लोग उस फीडबैक लिंक को क्लिक करके फिल कर दीजिए। और हमारा जो अगला सेशन है अगला बुधवार को, वो होगा हमारा पीवी एग्जामिनेशन पे, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर पे होगा और होगा हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे, जिसका आप लोगों को हम शेयर कर देंगे पीपीटी, ठीक है। नील, मैं चाहूंगी कि हम लोग की मेल आईडी पे आप पीपीटी भी भेज दें ताकि हम खुद शेयर कर सकें, तो जो हम बताना चाहते हैं ना वो हम आसानी से बता सकें। हाँ जी मैम, जब लिंक शेयर किया जाता है ना मीटिंग का, सेशन का, तो उसी समय एजेंडा और पीपीटी दोनों शेयर कर दिए जाते हैं। हाँ, तो मेरे लिए फर्स्ट था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ठीक है, कोई नहीं। मेरे ख्याल से अमृता और किरण जी का कहना है कि जो भी मतलब सेशन लेगा वो खुद स्लाइड कंट्रोल करे। हाँ, ये मेरा क्योंकि वो नेक्स्ट बोलने से ना कंटिन्यूटी टू। यस मैम, यस मैम। नहीं, और फिर हम ना पॉइंटर से क्या दिखाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है कि हम कहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें कह रही थी नीचे, हालांकि तुम काफी फॉलो कर रही थी मेरी बात कि नीचे लाओ, ऊपर ले जाओ, इट वाज गुड, बट ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब लोगों को बहुत चीजें समझ में आई होंगी। बहुत सी चीजें आप लोग करते हैं और उसका हिस्सा होते हैं और कई बार आपको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे
की चीजों का क्या महत्व है। बहुत सारी चीजें हैं और हमको लगता है आप लोग हर चीज को ध्यान से सुनिए, इंटेलिजेंट बनिए और आपको ये बहुत आगे हमेशा ये ट्रेनिंग काम आएगी, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जानेंगे कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। और अगर मैडम या टीचर या सर हमारे जो भी है वो लोग इतना एम्फेसाइज करते हैं और कभी कभी कहते हैं भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं बताया, तो वो उसका क्या महत्व है। तो किसी भी चीज को भूलिए नहीं, घर पे जाके उसको रिवाइज करिए कि क्या क्या चीज हम लोग करते हैं, दिन भर हम लोग क्या करते हैं, हमने रात में एडमिशन हुआ, दिन में हुआ तो हमने क्या किया, क्योंकि उसी चीज का महत्व है कि आप उसको बिल्कुल, जैसे आपको कोई ऐप, मैं आपसे ये कहूंगी आजकल सब लोग ऐप करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि वो ऐप हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम लोग नेचुरली अगर रात के 3 बजे हो या पूरे दिन काम करके भी करें तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिक ये चीज है कि पेशेंट है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखना है, HB यहाँ पे लिखना है, ब्लड शुगर लिखना है। और मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जनरेशन में कि हम ऐप को नहीं देखें, वो हमारे दिमाग में हमेशा सेट हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मरीज आपके सामने उस समय आप लैपटॉप या मोबाइल पे आग गड़ाए, वो भी एक बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। तो बार बार हम लोग रिवाइज करेंगे। डॉक्टर अमृता ने इतना डिटेल में बताया, डॉक्टर किरण ने इतना डिटेल में बताया, ये चीज इसीलिए कि आप लोगों के अंदर वो चीज आ जाए कि आप सोते जगते काम कम भीड़ में हमेशा आप करें तो सही चीज करें। इसके साथ ही अगेन अब बहुत बहुत शुक्रिया, सारे धन्यवाद सबसे पहले फैसिलिटी हेड्स का, जिन्होंने रजिस्टर किया, जिन्होंने इतना समय दे रहे हैं वो लोग सारी चीजों के लिए, और अपने स्टाफ को समय दे रहे हैं कि वो ज्वाइन करें। और फैसिलिटी हेड से हम कहेंगे कि जो भी कुछ अगर किसी के भी मन में सवाल हो, क्योंकि कोई होशियार होता है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा, तो कोई भी सवाल हो उसको वो आप पूरा करें, उसको हल करने में मदद करें। और हम लोग भी आगे के सेशन में नील, अमृता, डॉक्टर किरण, बबीता, एवरीबॉडी जो भी हम लोगों के ट्रेनर से, हम लोग आपके सवालों को हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। सवालों का ही नहीं, सवाल में, काम में, हर समय हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नील, आपको लास्ट कहना है, फिर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आधा घंटा लेट है करीब। यस मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार हम लोग जुड़ेंगे ना तो सभी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करिएगा, ऑडियो को म्यूट रखिएगा। सबने ऑडियो ऑन किया था, वीडियो ऑफ किया था, तो ऑडियो ऑफ रखिएगा, वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। जब आपसे पूछा जाएगा ना, तो जो भी जिस हॉस्पिटल को बिलोंग करते, जो भी जिस हॉस्पिटल से, जैसे मैडम लोगों ने बोल रहे थे ना कि छपरिया हॉस्पिटल बोलिए या समर हॉस्पिटल बोलिए या कत्यायनी हॉस्पिटल बोलिए या जीवन ज्योति हॉस्पिटल बोलिए, तो जब अपना नाम सुनते हैं ना तब आप अनम्यूट करके फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा था ना कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो ऐसे करिएगा, ये अनुरोध है आप लोगों से। तो अगली बुधवार को हम लोग ठीक 3 बजे ही फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ। सारा कुछ जो पीपीटी मटेरियल है ये सब अभी शेयर हम कर दे रहे हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और फीडबैक लिंक भी भेज दिया है चैट बॉक्स में, उसको क्लिक करके फीडबैक दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ओके ठीक है, ठीक। थैंक यू साधना मैम, थैंक यू फॉर थैंक गिविंग यू द अमृता, अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अरे नील। थैंक यू अमृता मैम एंड थैंक यू डॉक्टर किरण मैम, आप दोनों ने बहुत अच्छे से सेशन लिया। सब मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे आज का सेशन को, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा था, मैं भी सुन ही रही थी पूरा। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट बताए ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सबों को होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दे रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है होमवर्क, तो तकलीफ नहीं होगी किसी को समझने में, इंग्लिश भी है हिंदी में भी रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो मैं भेज दे रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय नील।